इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो अब हम अगला चैप्टर करेंगे और बहुत ही खास चैप्टर है तुम्हारी बुक का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई और हिंदी में बोलते हैं पूर्ति। पूर्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ सप्लाई, है ना, सिद्धांत, है ना, ऐसे लिखते हैं भाई। तो देखो जैसे तुम्हें याद होगा डिमांड वाला चैप्टर आया था, मांग वाला, है ना। मांग वाले में तो दो थे, एक तो था मांग का सिद्धांत और एक था मांग की लोच। पूर्ति में बिल्कुल वही प्रोसेस है। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था मांग को निर्धारित करने वाले कारक, यहाँ पर भी पढ़ेंगे मांग को पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारक। वहां पर पढ़ी थी मांग की लोच, यहाँ पर पढ़ेंगे पूर्ति की लोच। वहां पर पढ़ा था मांग वक्र में खिसकाव, मांग वक्र पर संचलन, और यहाँ पर भी पढ़ेंगे पूर्ति वक्र पर खिसकाव, पूर्ति पर संचलन। पूर्ति की लोच का न्यूमेरिकल और मांग की लोच का न्यूमेरिकल सब कुछ वही है, बस एक छोटा सा फर्क है। ध्यान से सुनना, वो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि वहां पर मांग का सिद्धांत और मांग की लोच दो अलग अलग चैप्टर थे, है ना। लेकिन पूर्ति के केस में इन्होंने दोनों टॉपिक एक ही चैप्टर के अंदर मर्ज कर रखे हैं। इसी के अंदर तुम्हें पूर्ति मिलेगी और इसी के अंदर तुम्हें पूर्ति की लोच मिलेगी, और इसीलिए चैप्टर क्या बन चुका है, थोड़ा सा लेंथी, है ना। और एक फर्क है, मुझे बताओ, कीमत बढ़ने पर तुम कम खरीदते हो ना, तुम उस चीज की मांग को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो चीज क्या लगने लगती है, महंगी। वो चीज क्या लगने लगती है, महंगी लगने लगती है। मतलब कीमत बढ़ने पर तुम कम खरीदते हो, कैसा रिलेशन हो जाता है, नेगेटिव। लेकिन अगर उत्पादक से पूछें, देखो उससे बोला गया कि तू 15 रुपए का मार्कर बेचेगा या 20 रुपए का मार्कर बेचेगा। हमने उससे पूछा, दो बंदों ने कहा उससे कि मैं तेरे से 15 का खरीदने के लिए तैयार हूं, और दूसरे ने कहा मैं तेरे से 25 रुपए का खरीदने के लिए तैयार हूं। कितने रुपए का खरीदने के लिए तैयार हूं, 25 रुपए का। बताओ वो अपना मार्कर किसको बेचेगा, 15 रुपए वाले व्यक्ति को या 25 रुपए वाले व्यक्ति को? वो बोलेगा 25 रुपए वाले व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रेट होता है उतना ज्यादा उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। उत्पादक किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। तो जितना ज्यादा रेट बढ़ता है उतनी ज्यादा वो उस चीज की क्या करता चला जाएगा, पूर्ति करता चला जाएगा। बताओ कैसा रिलेशन, रेट बढ़ने पर ज्यादा बेचेगा, रेट कम होने पर कम बेचेगा। मतलब कैसा रिलेशन माना जाएगा, प्लस, मतलब कि धनात्मक संबंध। मांग और कीमत के बीच में होता है नकारात्मक संबंध, और कीमत और पूर्ति के बीच में होता है धनात्मक संबंध। हम क्या करते हैं, हम कीमत बढ़ने पर कम खरीदते हैं, लेकिन उत्पादक क्या करता है, कीमत बढ़ने पर ज्यादा बेचने की कोशिश करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती देकर ही मानेगा कि खरीद मुझसे, खरीद मुझसे, है ना। कोशिश करता है, बिकेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। जबरदस्ती वाली बात नहीं करनी, जबरदस्ती वाली बात बिल्कुल नहीं करनी। पता चले चेप चाप दिया एक आध मुंह पे, है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। तो कुल मिलाकर अलग अलग कीमतों पर बेची गई मात्रा क्या कहलाती है, पूर्ति। मांग में याद है तुम्हें, मांग में मैंने दो शब्द बोले थे, निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर खरीदी गई मात्रा क्या कहलाती है, उस वस्तु की मांग कहलाती है। मैंने तुमसे बोला था ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित कीमत और निश्चित समय पर। यहां पर भी मैं यही बोलूंगा, अब ध्यान से सुनो। निश्चित कीमत और निश्चित समय पर उत्पादक द्वारा बेची गई मात्रा क्या कहलाती है, वस्तु की पूर्ति कहलाती है। तो तुम समझ गए होंगे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखवाने वाला हूं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं लिखवाने वाला हूं नंबर 1 पॉइंट के अंदर पूर्ति की डेफिनेशन। लिखो कि आखिर ये पूर्ति है क्या चीज, है ना। पूर्ति है या अमृतसर की मूर्ति है? तो लिखो भाई, लिखो, एक वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय, एक वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय उत्पादक द्वारा वस्तु की
उत्पादक द्वारा एक वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय उत्पादक द्वारा वस्तु की निश्चित कीमत पर, यह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, निश्चित कीमत, है ना, वस्तु की निश्चित कीमत पर, कॉमा, निश्चित समय पर एक वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय उत्पादक द्वारा वस्तु की निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर बेची गई या बिकने वाली, है ना, बेची गई या बिकने वाली, है ना, ये लिख लो, बिकने वाली मात्रा, है ना, बिकने वाली मात्रा, निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर बिकने वाली मात्रा, बिकने वाली, है ना, जिस मात्रा को वो बेचना चाहता है, खुजली हो रही है उसकी, बिकने वाली मात्रा वस्तु की पूर्ति कहलाती है, वस्तु की पूर्ति कहलाती है। ठीक है, तो जिसे वो बेचना चाहता है, बेचने के लिए तैयार है, वो भी निश्चित कीमत पर और निश्चित समय पर। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर उसके पास मान लो बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, माल रखा हुआ है गोडाउन में, गोडाउन के अंदर दुनिया भर का क्या रखा हुआ है, माल रखा हुआ है जिसे वो बेचना चाहता है ना, लेकिन वो चाहता है कि मैं सिर्फ आधा ही माल बेचूंगा, मैं सिर्फ कितना माल बेचूंगा, आधा माल, बाकी का आधा नहीं बेचूंगा। तो मुझे बताओ, स्टॉक के अंदर तो सारा आ गया ना, जितना उसके पास गोडाउन में माल रखा हुआ था वो सारा का सारा किस में आ गया, स्टॉक में आ गया, लेकिन वो सिर्फ कितना बेचना चाहता है, आधा बेचना चाहता है। तो बताओ, पूर्ति में सारा आ गया क्या? पूर्ति में सारा नहीं आया, पूर्ति में वो आया जितने की उसके मन में बेचने की क्या है, इच्छा है। निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर जो चीज वो बेचना चाहता है या फिर जो बिकने के लिए तैयार है, समझ रहे हो ना। सारा का सारा माल अगर वो नहीं बेचना चाहता तो वो उसकी सप्लाई का हिस्सा नहीं है। स्टॉक तो बहुत सारा होता है, अब वो सारा स्टॉक नहीं बेचेगा। ठीक है, तो स्टॉक में और पूर्ति में फर्क होता है। नोट के अंदर लिखो, स्टॉक, स्टॉक के अंदर तो सब कुछ आ गया, उसके और गोडाउन में जितना भी माल रखा हुआ है ना, सारा का सारा माल उसके स्टॉक में आ गया। स्टॉक के अंदर तो वो भी आ गया जिस मशीन से वो बना रहा है, समझ रहे हो ना। कैपिटल स्टॉक जिसे हम कहते हैं, पूंजीगत स्टॉक, है ना। समष्टि के अंदर तुमने इस चीज को पढ़ा होगा या कहीं पर इस शब्द को सुना होगा, है ना। तो स्टॉक में तो बहुत कुछ आ गया, पूरा का पूरा स्टॉक पूर्ति नहीं होता। ठीक है, तो लिखो, ये वस्तु की सारी मात्राएं जिसमें से कुछ तो वो बेचेगा और कुछ नहीं बेचेगा। लिखो, ये वस्तु की कुल मात्रा है जो किसी निश्चित समय में, बताओ, अगर वो सारा का सारा स्टॉक बेच देता है, जितना भी स्टॉक उसके पास रखा हुआ था, माल था, सारा माल बेच दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा स्टॉक किस में बदल गया, पूर्ति में बदल गया। लेकिन क्या हर साल ऐसा होता है? मान लो एक कंपनी है, दुनिया भर की शर्टें बनाती है, इस साल उसके पास कुछ शर्टें बच गई, स्टॉक तो बहुत था लेकिन बिकी कितनी, मान लो 100 शर्टें बनाई थी, 90 बिकी, यानी कि 10 तो अभी भी बच गई। तो देखो, ये 10 किसका हिस्सा होगा, स्टॉक का, ना कि पूर्ति का। ये वस्तु की कुल मात्रा है जो किसी निश्चित समय में बाजार में, यह वस्तु की कुल मात्रा है यह वस्तु की कुल मात्रा है जो किसी निश्चित समय में बाजार में बेचने के लिए, निश्चित समय में बाजार में बेचने के लिए फर्म के पास उपलब्ध होती है। निश्चित समय में बाजार में
बेचने के लिए फर्म के पास उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है ना। मतलब जितना माल उसके गोडाउन में या दुकान में या शोरूम में रखा हुआ है ना। तो जरूरी तो है नहीं कि वो सारा बिक जाएगा, अगर वो सारा बिक गया तो सप्लाई, है ना। अगर कुछ बच गया तो वो स्टॉक। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस तो बनता है। तो एक छोटा सा सब हेडिंग डाल दो, पूर्ति तथा, है ना, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर। वो होता है ना जादू मंत्र, वो वाला नहीं, लेकिन है ना, अंतर है ये, मंत्र नहीं है। तो टेबुलर फॉर्म बनाना, जब भी इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी किसी भी चीज का डिफरेंस दो, मैंने हमेशा से यही बोला है कि तो हमेशा किस में दो तुम, टेबुलर फॉर्म में, है ना। एक कॉलम में पूर्ति, मूर्ति मत लिख देना, और एक कॉलम में स्टॉक, 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 है ना। लिखो, पहले पूर्ति के लिए लिखो नंबर 1, पहला डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? पहला डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? पहला। ठीक है, लिखो फर्स्ट वन। इसका अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है, इसका अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक उत्पादक संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है ना। वो पागल हुआ जा रहा है बेचने के लिए, जो लेना भी नहीं चाहता उसे भी जबरदस्ती का चेप हो रहा है ना, कूट काट देगा कोई एक आधे से मिलके। इसका अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक उत्पादक संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है। एक वो गाना था ना, है तैयार हम, तो वही वाला गाना है। उत्पादक संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है ना। अब उधर लिखो स्टॉक में। स्टॉक में क्या है? स्टॉक का मतलब ये कि उत्पादक के पास जो माल रखा हुआ है बिकने के लिए, जो माल रखा हुआ है बिकने के लिए, ठीक है, वो तैयार है या नहीं है कुछ नहीं पता। तैयार वाली बात किसमें आएगी? पूर्ति में, जिसे वो बेचना चाहता है। लेकिन स्टॉक में इतना सारा माल रखा हुआ है, जरूरी नहीं वो सारा बेचना चाहता हो, तो वो स्टॉक है। लिखो, इसका अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो उत्पादक के पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई शर्ट है, 300 रुपए का रेट चल रहा है मार्केट में। मार्केट में उस शर्ट का रेट कितने रुपए का चल रहा है? 300 रुपए का। लेकिन ये बंदा बेचना नहीं चाहता 300 में, ये चाहता है कि जब रेट 400 रुपए हो जाएंगे ना, तब मैं इस शर्ट को बेचूंगा, है ना। लालची इंसान है तुम्हारी तरह, नहीं बेचना चाहता, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या ये पूर्ति है, स्टॉक है? ये सिर्फ स्टॉक है, क्योंकि वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित कीमत पर, जो कीमत चल रही है उस कीमत पर ये बेचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बिकने के लिए तो इसके पास रखा हुआ है ना, तो ये सिर्फ स्टॉक है। तो लिखो, इसका अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो उत्पादक के पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। वस्तु की उस मात्रा से है जो उत्पादक के पास बिक्री के लिए उपलब्ध है, बिक्री के लिए उपलब्ध है, बिक्री के लिए उपलब्ध है।
तो देखो, दो तरह की धारणाएं होती हैं अर्थशास्त्र में। इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरह की धारणाएं होती हैं। एक तो होती है स्टॉक धारणा और एक होती है प्रवाह। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता, रखा रहता है, और प्रवाह में परिवर्तन होता रहता है। मुझे बताओ, पूर्ति क्या एक ही दिन में बेच देगा सारी? नहीं, दिन भर चलता रहेगा ना, सारा दिन बेचता रहेगा। कभी एक चीज बिकेगी, कभी दो चीज बिकेगी, हो सकता है कल ना बिके परसों बिके, है ना, चलता रहता है। तो पूर्ति चलने वाली चीज है, इसलिए पूर्ति कैसा कंसेप्ट है, प्रवाह वाला, जो चलती रहती है। स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन नहीं होता। एक शोरूम में 500 शर्टों का ऑर्डर रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है ना। अब जब तक ये मंगवाएगा नहीं तब तक आएंगी नहीं शर्टें, है ना। एक महीने तक इसका स्टॉक बरकरार रहेगा, कितनी शर्टों का, 500 शर्टों का। कितनी शर्टों का स्टॉक बरकरार रहेगा, 500 शर्टों का। समझ रहे हो ना, मतलब स्टॉक एक जगह रुका हुआ कंसेप्ट है और पूर्ति चलते रहने वाला कंसेप्ट है। तो लिखो नंबर 2 डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है ये। यह एक प्रवाह अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है, प्रवाह। बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रवाह, अवधारणा भी लिख देता हूं मैं। यह एक प्रवाह अवधारणा है, इसे समय अवधि में मापा जाता है। इसे समय अवधि में मापा जाता है, मतलब कि मान लो आज मैंने कुछ शर्टें बेची हैं, तो रात के समय में मैं काउंट करूंगा कितनी बेची, फिर कल काउंट करूंगा, परसों काउंट करूंगा, हर दिन काउंट करूंगा, है ना, या फिर हर एक घंटे में काउंट करूंगा, या फिर हर एक महीने में काउंट करूंगा, समय के अनुसार, है ना। इसे समय अवधि में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, समय अवधि में। इसे समय अवधि में मापा जाता है। अब उधर लिखो स्टॉक में, यह एक स्टॉक अवधारणा है। यह एक स्टॉक अवधारणा है, इसे समय के एक बिंदु पर मापा जाता है। जैसे कि स्टॉक में ऐसा नहीं होता कि हर दिन नापते रहोगे, हर महीने नापते रहोगे। हर एक उत्पादक अपना डिसाइड करके रखता है कि साल के एंड में, पूरे साल के एंड में देखूंगा कितना स्टॉक बचा, या फिर हर 2 साल में देखूंगा कितना स्टॉक बचा, है ना। तो एक बिंदु पर मापा जाता है, इसे समय के एक बिंदु पर, बार बार नहीं मापा जाता। यह एक स्टॉक अवधारणा है, इसे समय के एक बिंदु पर मापा जाता है। समय के एक बिंदु पर मापा जाता है। समय के एक बिंदु पर मापा जाता है, ठीक है। अब लिखो नंबर 3, लिखो पूर्ति हमेशा वस्तु की कीमत से संबंधित, सॉरी, पूर्ति हमेशा, मुझे बताओ पूर्ति किसके हिसाब से की जा रही है, एक उत्पादक किस हिसाब से बेचता है, कीमत के हिसाब से। कीमत ज्यादा होगी ज्यादा बेचेगा, कीमत कम होगी कम बेचेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा में उसे ज्यादा फायदा, कम में उसे कम फायदा, इसलिए ज्यादा में ज्यादा बेचता है ना। लेकिन स्टॉक से क्या मतलब है, मान लो मेरे पास अगर 500 शर्टें रखी हुई, उनकी कीमत कुछ भी हो, उन 500 शर्टों की कीमत कुछ भी हो बाजार में, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो 500 शर्टें ही रहेंगी। चाहे उनकी कीमत ज्यादा हो चाहे उनकी कीमत कम हो, तब भी मेरे पास कितनी शर्टें रहेंगी, 500। तो स्टॉक को कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूर्ति को फर्क पड़ता है। इस सप्लाई में चेंज होता है, स्टॉक में चेंज नहीं होता। तो लिखो पूर्ति हमेशा वस्तु की कीमत से संबंध रखती है। पूर्ति हमेशा वस्तु की कीमत से, वस्तु की कीमत से संबंध रखती है। वस्तु की कीमत से संबंध रखती है। अब स्टॉक में लिखो, स्टॉक का वस्तु की कीमत से
कोई संबंध नहीं होता है। स्टॉक का वस्तु की कीमत से कोई संबंध नहीं होता है, कोई नहीं होता। स्टॉक का वस्तु की कीमत से कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। तो देखो, पूर्ति और कीमत है ना, सीधा सीधा रिलेटेड होती है। जितनी ज्यादा कीमत होगी उतनी ज्यादा पूर्ति हो जाती है, और जितनी कम कीमत होती है उतनी कम क्या हो जाती है, पूर्ति। जब भी कोई एक उत्पादक किसी भी चीज को बेचना चाहता है तो वो हमसे पूछता है कि 5 रुपए पर बिकेगी या 10 रुपए पे बिकेगी। मान लो दो बंदे, ए बंदा कह रहा है मैं 10 रुपए में खरीदूंगा, और बी कह रहा है उसी चीज को कितने में खरीदेगा, 15 रुपए में। मुझे बताओ तुम किसको बेचोगे? तुम बहुत चालू इंसान हो बिल्कुल मेरी तरह। अगर तुम चाहते हो किसी बंदे को अपनी एक कोई चीज बेचना, तो मुझे बताओ तुम 5 रुपए में बेचोगे या 10 रुपए में बेचोगे? तुम तुरंत कह दोगे कि सर हम तो 10 रुपए में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपए में बेचने पर तुम्हें मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, और 5 रुपए में बेचने पर मिलेगा कम फायदा। तो एक उत्पादक किसी भी चीज की पूर्ति, एक उत्पादक किसी भी चीज की सप्लाई तभी करता है जब प्राइस बढ़ता है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो वो उस चीज की पूर्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब कीमत बढ़ने पर ज्यादा बेचना पसंद करता है, और कीमत कम होने पर कम बेचना पसंद करता है। और अगर कीमत 0 है तो बिल्कुल भी नहीं बेचेगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह कंजूस है एक नंबर का। क्यों बेचेगा वो? तो इसी चैप्टर का अब तुम्हें नेक्स्ट हेडिंग डालना है, पूर्ति पूर्ति अनुसूची। क्या बोलते हैं? पूर्ति अनुसूची, मतलब कि सप्लाई टेबल। तो देखो, पूर्ति अनुसूची, सूची का मतलब होता है तालिका। कहने का मतलब ये कि इस तालिका के अंदर बताया जाता है कि कितनी कीमत पर कितनी सप्लाई की गई है। कम कीमत पर कम सप्लाई की जाएगी, ज्यादा कीमत पर ज्यादा सप्लाई की जाएगी, और कीमत 0 होगी तो सप्लाई की ही नहीं जाएगी। तो बेसिकली दो तरह की तालिका होती है। एक तो होती है व्यक्तिगत, जिन बच्चों ने मांग वाला चैप्टर पढ़ रखा है उनको मालूम होगा, मैंने मांग वाले चैप्टर में भी बताया था व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और एक थी बाजार मांग अनुसूची। बाजार के अंदर क्या होता है, सारे के सारे उपभोक्ता को जोड़ा जाता है, और व्यक्तिगत में एक उपभोक्ता को जोड़ा जाता है। बिल्कुल वही काम पूर्ति के अंदर है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची में एक उत्पादक को जोड़ा जाता है, और बाजार पूर्ति अनुसूची के अंदर पूरे के पूरे फर्म को जोड़ दिया जाता है। तो पहले तो पूर्ति अनुसूची का मतलब क्या होता है वो लिखना है। तो देखो ध्यान से, मुझे बताओ, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उत्पादक ज्यादा बेचता है ना। जितनी ज्यादा कीमत होगी उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, सप्लाई, और जितनी कीमत कम होगी उतनी कम क्या करेगा, सप्लाई। तो लिखो फिर, वह तालिका जिसमें, पूर्ति अनुसूची के आगे लिखना है, वह तालिका जिसमें वस्तु की उन मात्राओं को दर्शाया जाता है, वह तालिका जिसमें वस्तु की उन मात्राओं को दर्शाया जाता है, उन मात्राओं को दर्शाया जाता है जिन्हें संभव कीमतों पर, जिन्हें संभव कीमतों पर बेचा जा सकता है, संभव कीमतों पर बेचा जा सकता है।
संभव कीमतों पर बेचा जा सकता है। यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्तिगत, जब हम एक उत्पादक की अनुसूची की बात करेंगे, और एक होती है बाजार, जब हम एक पूरी मार्केट के जितने भी उत्पादक हैं सबकी बात करेंगे, है ना, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। तो लिखो, ये दो प्रकार की होती है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत, अभी मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा एक एक करके। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, कॉमा, बाजार पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची। ठीक है, लिखो कैपिटल ए। पहले लिखो व्यक्तिगत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई टेबल या इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, तो लिखो पहले व्यक्तिगत के लिए। मैंने लिखा है सिर्फ व्यक्तिगत, तुम्हें पूरा लिखना है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, किसी भी बच्चे के रजिस्टर के पेज में तुम्हारे सिर्फ व्यक्तिगत लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, मैं कभी भी वीडियो क्लास में आकर तुम में से किसी का भी रजिस्टर चेक कर सकता हूं, मैं बोर्ड क्लास के अंदर तुम लोगों का रजिस्टर चेक कर सकता हूं। अगर ये काम मेरे मुताबिक नहीं हुआ तो वो पेज वहां पर नहीं होगा। तो देखो, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची में क्या होता है, जब हम किसी एक के लिए काम करते हैं, पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है कभी, अपना कम दिमाग जरूर लगाओ, अपना कम दिमाग बचाकर रखो, समय पर काम आएगा। मान लो जब कीमत थी 5 रुपए, भाई 5 रुपए की तो आजकल टॉफी भी नहीं आती आज के समय में, है कि नहीं? तो बताओ, जब 5 रुपए की टॉफी बेचना ही नहीं चाहता तो वो क्या बेचेगा? जीरो, कुछ नहीं बेच रहा, भाई उसकी मर्जी। ऐसा हो सकता है ना कि 5 रुपए में वो ना बेचे? मुझे बताओ, अगर 5 रुपए में उसे घाटा हो रहा है, अगर 5 रुपए में उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो क्या वो उस चीज को बेचेगा? क्या वो उस चीज की बाजार के अंदर पूर्ति करेगा या नहीं करेगा? वो उस चीज को बिल्कुल भी बेचना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह एक नंबर का क्या है, कंजूस है। ठीक है, अब इसी तरह से अब कीमत बढ़ रही है, 10 रुपए की कीमत हो गई, अब वो 10 पर बेचना चाह रहा है, 10 क्वांटिटी, अच्छी बात है, अब वो कंजूसी नहीं दिखा रहा है, मतलब वो मेरी तरह होता जा रहा है। अब 15 रुपए की कीमत हो गई, अब वो और पागल हो गया, इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो गया। तो अब वो बेच रहा है 20, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि कीमत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कीमत बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रही है? क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा हम मार्केट के अंदर क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। उतनी ज्यादा मार्केट के अंदर क्या की जाएगी? उस चीज की सप्लाई, मतलब की पूर्ति की जाएगी। इसी तरह से 20 रुपए की कीमत पर तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ बन गया और नाली में गिर गया। ठीक है, खैर ये टेबल तो बाद में बनानी है, पहले लिखना है। तो देखो, व्यक्तिगत में हम बात करते हैं सिर्फ एक बंदे की, हम बात करते हैं सिर्फ एक उत्पादक की, हम बात करते हैं सिर्फ एक फर्म की, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर हम बाजार की बात करते हैं तो बाजार के लिए हम पूरे के पूरे बाजार के अंदर काम करने वाले सभी उत्पादकों की बातें करते हैं। ठीक है, तो लिखो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची के आगे लिखो पहले, वह तालिका जो किसी एक फर्म की वस्तु की पूर्ति को दर्शाती है, वह तालिका जो किसी एक फर्म की, वह तालिका जो किसी एक फर्म की वस्तु की पूर्ति को दर्शाती है, एक फर्म की वस्तु की पूर्ति को दर्शाती है।
वस्तु की पूर्ति को दर्शाती है। ठीक है, मतलब हम काम करते हैं सिर्फ एक के लिए, हम एक के चक्कर में पागल हुए जा रहे हैं। देखो, जब हम एक के चक्कर में पागल हैं मतलब व्यक्तिगत, और जब हम सबके चक्कर में पागल हैं तो बाजार। ठीक है, हाँ अब ये टेबल कॉपी कर लो जैसे के बाद, है ना, लिखो जैसे, जैसे के बाद ये टेबल कॉपी करो। मैं उम्मीद करता हूं तुम टेबल समय पर कॉपी कर लोगे, और अगर किसी बच्चे की रह जाती है टेबल तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। अब लिखो नोट के अंदर कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। तो मुझे बताओ, तालिका तो मैंने रब कर दी लेकिन तुमने बना ली, तुम बहुत चालू हो, समय से पहले बना लेते हो। तो देखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट तुम्हें तालिका के आधार पर ही लिखना है। मुझे बताओ तालिका के अंदर क्या हो रहा था। तालिका के अंदर ये हो रहा था ना कि कीमत बढ़ रही थी, और कीमत बढ़ रही थी तो कीमत के साथ साथ क्या बढ़ रही थी, पूर्ति बढ़ रही थी, क्योंकि जितनी ज्यादा कीमत होगी उतना ज्यादा उसको क्या होगा, फायदा होगा, है ना। लिखो नंबर 1 के अंदर ये बात, उपरोक्त तालिका में कीमत बढ़ रही है, उपरोक्त तालिका में कीमत, उपरोक्त तालिका में कीमत बढ़ रही है। क्या हो रही है भाई, कीमत बढ़ रही है। वैसे तो आजकल उपरोक्त तालिका में क्या, हर जगह कीमत बढ़ रही है। ठीक है, उपरोक्त तालिका में कीमत बढ़ रही है तथा प्रत्येक कीमत में पूर्ति भी बढ़ रही है ना, सप्लाई भी तो बढ़ रही है। प्रत्येक कीमत में, एक काम करो कीमत में मत लिखो, ये लिखो तथा प्रत्येक कीमत पर, है ना, प्रत्येक, प्रत्येक एवरी, प्रत्येक कीमत पर पूर्ति भी बढ़ रही है। प्रत्येक कीमत पर पूर्ति भी बढ़ रही है, पूर्ति भी बढ़ रही है। ठीक है, अब लिखो नंबर 2, नोट के अंदर सारा काम, नोट के अंदर, वैसे भी आजकल सारा काम किस में चलता है, नोट में ही चलता है भाई। नोट मतलब ये मतलब अंगूठा नहीं, नोट। लिखो नंबर 2, जब कीमत 5 रुपए है तो पूर्ति 0 है ना। देखो जीरो कीमत को 5 रुपए की कीमत पर वो बिल्कुल भी नहीं बेचना चाह रहा था, तुम्हारी तरह कंजूस था। जब कीमत 5 रुपए है तो पूर्ति 0 है, 0 मतलब गोलंडा, जीरो। ये देख रहे हो, ये देखो, जब कीमत 5 रुपए है तो पूर्ति 0 है। जब कीमत बढ़कर 15 हो गई, जब कीमत बढ़कर 15 हो गई तो पूर्ति, बताओ 15 रुपए की कीमत पर पूर्ति कितनी हो गई, 20 हो गई। जब कीमत बढ़कर 15 हो गई तो पूर्ति 20 इकाई हो जाती है। जब कीमत बढ़कर 15 हो गई तो पूर्ति 20 इकाई हो जाती है। ठीक है, तो देखो हमने टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है कि नहीं। अब लिखो कैपिटल बी, अब बात हम करेंगे बाजार की। बाजार पूर्ति अनुसूची, मैंने लिखा है सिर्फ बाजार, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है बाजार पूर्ति अनुसूची, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो देखो पहले इसको देखना, ड्रॉ अभी मत करना। देखो फिर से हमारे पास कीमत है भाई, इस बार कीमत है 5, 10, 15, 20 पहले की तरह, है ना। लेकिन अब मैं बात करूंगा सारे फर्मों की, अब मैं बात करूंगा पूरे बाजार की। मुझे बताओ पूरे बाजार में एक उत्पादक होता है, 2 उत्पादक होते हैं, या दुनिया भर के उत्पादक होते हैं। भाई एक चीज को बनाने वाले पूरे बाजार में दुनिया भर के लोग होते हैं, एक बंदा थोड़ी ना बनाता है।
दुनिया भर के लोग बनाते हैं, लेकिन वो सब यहाँ पर नहीं लिखूंगा। यहाँ पर मैं मानकर चलूंगा कि बाजार के अंदर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं बस। तुम्हें याद होगा मैंने मांग अनुसूची के अंदर भी कितने लोग लिए थे, सिर्फ 2 फर्म। ठीक है, तो देखो एक तो वो क्वांटिटी जो कौन सप्लाई कर रहा है, ए, और एक वो क्वांटिटी जो कौन सप्लाई कर रहा है, बी। और टोटल क्वांटिटी मतलब जो कौन सप्लाई कर रहे हैं, ए और बी, मतलब कि पूरे मार्केट की क्वांटिटी, पूरे के पूरे मार्केट की क्वांटिटी। समझ रहे हो ना? मुझे बताओ, व्यक्तिगत को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। व्यक्तिगत को जोड़कर मुझे बताओ, बाजार के अंदर 2 बंदे हैं, ए अपना माल बेचता है, बी अपना माल बेचता है, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे बाजार का निकल आएगा ना। अब देखो 5 रुपए पर ना तो ये बेच रहा था ना ये बेच रहा था, भाई दोनों ही निराले। इसने 10 बेचना शुरू करा, वो और भी ज्यादा निराला है, उसने सिर्फ 5 ही बेचा, बहुत कंजूस निकला वो तो। अब ये 20 और ये 10, ये 30 और ये 20, और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कम ही बेचेगा, बस लेना ये है। ठीक है, तुम अपने हिसाब से भी डिजिट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इतना ध्यान रखना, कीमत के बढ़ने पर तुम्हें क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना बढ़ाना चाहते हो, लेकिन बढ़ाना जरूर है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। ठीक है, हाँ टोटल कर दो भाई। देखो दोनों को जोड़कर वो निकल आएगा 0 और 0 0, है ना। देखो उठते 10 और 5 15, 20 और 10 30, 30 और 20 50। तो इस तरह से पूरी की पूरी बाजार मांग अनुसूची निकल आई, है ना। कई बार पेपर में आ चुका है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से बाजार पूर्ति अनुसूची कैसे बनाई जाती है। तो तुम्हें बताना है व्यक्तिगत अनुसूची को जोड़कर बाजार पूर्ति अनुसूची को बनाया जाता है। और ज्यादा करोगे तो ये टेबल बना देना। ठीक है, तो देखो टेबल तो बाद में बनाना, अभी मत बनाना, पहले बाजार पूर्ति अनुसूची के आगे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखो, वह तालिका जो सभी फर्मों की पूर्ति को, वह तालिका जो सभी फर्मों की पूर्ति को दर्शाती है, वह तालिका जो सभी फर्मों की पूर्ति को दर्शाती है। पूर्ति को दर्शाती है, कभी मूर्ति लिख दो, है ना, मूर्ति का काम नहीं है यहां पर। जो सभी फर्मों की पूर्ति को दर्शाती है, लिखो जैसे, जैसे मैं ये टेबल बना लो ऐसे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं जब तक मैं रब करूंगा तब तक तुम्हारी ये टेबल बन चुकी होगी। ठीक है, पूर्ति को दर्शाती है जैसे। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे पूर्ति वक्र। मुझे बताओ, अभी तक मैंने तुम्हें व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची बनवाई, लेकिन क्या मैंने कोई ग्राफ बनवाया? ग्राफ नहीं बनवाया। अब बनवाऊंगा, क्यों डर रहे हो, है ना। डर तो खैर तुम, लगता ही नहीं तुम्हें तो डरना। खैर, तो देखो जितने भी हम पूर्ति अनुसूची बनाकर आए, चाहे वो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची बनाई हो चाहे बाजार पूर्ति अनुसूची बनाई हो, जब हम उन डाटा को, मतलब जब हम उन आंकड़ों को या उन रिलेशन को किसी ग्राफ में बना देते हैं, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज पूर्ति वक्र। उसी चीज को क्या बोला जाता है? पूर्ति वक्र कहलाता है। मतलब कि अलग अलग कीमतों पर की गई पूर्ति को जब दर्शाया जाता है, ध्यान से सुनो, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। अलग अलग कीमतों पर की गई पूर्ति को जब ग्राफ में दर्शाया जाता है तो वो ग्राफ क्या कहलाता है? पूर्ति वक्र। तो पहले तो पूर्ति वक्र के आगे डेफिनेशन लिखनी है और फिर ड्रॉ करना है ग्राफ। तो लिखो,
यदि हम पूर्ति अनुसूची को रेखा चित्र की सहायता से, यदि हम पूर्ति अनुसूची को रेखा चित्र की सहायता से, कौन से चित्र की सहायता से? रेखा चित्र। यदि हम पूर्ति अनुसूची को रेखा चित्र की सहायता से दिखाएं तो यह पूर्ति वक्र कहलाता है। तो यह पूर्ति वक्र, कौन सा वक्र? पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र कहलाता है। ये वक्र पूर्ति तथा वस्तु की कीमत के बीच, है ना, यह वक्र, बताओ कैसा संबंध है? धनात्मक है, नकारात्मक है? धनात्मक है। कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और कीमत कम होने से पूर्ति कम होती है। यह वक्र पूर्ति तथा वस्तु की कीमत के बीच, यह वक्र पूर्ति तथा वस्तु की कीमत के बीच धनात्मक संबंध दर्शाता है। कीमत के बीच धनात्मक संबंध को, कीमत के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। धनात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो बोर्ड पे ग्राफ बना रहा हूं, थोड़ा सा रुक कर बनाना। यहां पर दिखाते हैं पूर्ति, यहां पर दिखाते हैं वस्तु की कीमत, y एक्सिस 0, x एक्सिस। ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो बढ़िया रहेगा। तो देखो बोर्ड पे पहले कीमत ये हुई और सप्लाई ये हुई, फिर कीमत बढ़ी, अब क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी। फिर कीमत बढ़ी, फिर सप्लाई बढ़ी। मैं तुम्हें पॉइंट नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें पॉइंट लिखकर नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें टेक्निकली वैसे ही बता रहा हूँ। देखो कीमत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। बोर्ड पे देखो, इस कीमत पर ये पूर्ति, इस कीमत पर ये पूर्ति, इस कीमत पर ये पूर्ति मिल रहा है ना। तो इसका जो ग्राफ मिलता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तुम्हें याद होगा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, मतलब उसका ढलान नीचे की ओर गिरता है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है नकारात्मक संबंध। इसका ढलान ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि इसके अंदर कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध। तुम देख सकते हो कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। इसको ड्रॉ कर लो, ये होता है अपना सप्लाई कर्व। क्या होता है ये? अपना सप्लाई कर्व। अपना अपना कुछ नहीं होता है, सब सपना होता है। ठीक है, आज के समय में ये सच्चाई एक बहुत बड़ी। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी पूर्ति वक्र की। अगला हेडिंग डालना है। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, स्पेस छोड़कर पूर्ति पूर्ति को निर्धारित लिखने की बड़ी दिक्कत है, मैं इसको निर्धारित ही नहीं कर पाता हूं, है ना। निर्धारित शायद ऐसे लिखते हैं, है ना, देख लेना
तुम लोग तो दिमाग वाले बच्चे हो, है ना। तुम्हारे पास, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास कम दिमाग है ना। पूर्ति को निर्धारित करने वाले, क्या करने वाले, निर्धारित करने वाले कारक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कारक के लिए यहां पर शब्द कई बार एग्जाम में आ चुका है, तत्व। ठीक है, वो कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से हमारी पूर्ति चेंज होती है और जिसकी वजह से हमारी पूर्ति चेंज नहीं होती है। मतलब कि पूर्ति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक है। जैसे तुम्हें याद होगा, मांग को निर्धारित करने वाले भी मैंने कारक बताए थे, और सबसे पहला कारक वहां पर क्या था मांग वाले चैप्टर में, वस्तु की कीमत। यहां पर भी सबसे पहला कारक वही रहेगा, वस्तु की कीमत। तो देखो यहां पर भी सबसे पहला कारक यही है, वस्तु की कीमत। लिखो वस्तु की कीमत के लिए पहले नंबर 1 लिखो, वस्तु की वस्तु की कीमत। लिखो वस्तु की कीमत में। तो मुझे बताओ, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, कम हो जाती है। एक उत्पादक ज्यादा कीमत पर ज्यादा नहीं बेचेगा, वो ज्यादा इसलिए बेचेगा क्योंकि उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, और कम कीमत पर कम फायदा मिलेगा। मान लो तुम अपनी पुरानी किताबें बेचना चाहते हो, क्योंकि पढ़ते लिखते तो तुम हो नहीं, इधर उधर खेल कूद करवा लो बस तुमसे, है नहीं। तो तुम अपनी किताबें बेचना चाहते हो, अगर तुम्हें कोई 100 रुपए दे और कोई 200 रुपए दे, तो तुम अपनी किताब किसको बेचोगे, 200 रुपए वाले को। क्यों? क्योंकि ज्यादा कीमत पर ज्यादा फायदा, कम कीमत पर कम फायदा। इसका मतलब ये हुआ, जितनी ज्यादा कीमत होती है उतनी ज्यादा पूर्ति होती है। तो कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। तो इसके आगे एक छोटा सा साइन बना लेना प्लस का। ये प्लस का साइन तुम टेस्ट में मत बनाना, ना ही पेपर में बनाना, लेकिन नोट्स में बना लो। प्लस का मतलब है कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, और कीमत के कम होने पर पूर्ति क्या हो जाती है, तुम्हारी तरह कम हो जाती है। तो लिखो, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध। वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, पाया जाता है। लिखो, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति मात्रा, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर, बताना जरा कीमत बढ़ने पर क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगी ना। वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति मात्रा, पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है, और कीमत कम होने पर पूर्ति मात्रा वो कीमत कम होने पर पूर्ति मात्रा कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? पूर्ति मात्रा, पूर्ति मात्रा कम हो जाती है, कम हो जाती है, पूर्ति मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा कारक लिखो, नंबर 2। मुझे बताओ, एक फर्म के अंदर 2 उत्पादक हैं, और 2 से हो जाए 10 उत्पादक, 10 से हो जाए 15 उत्पादक, 15 से हो जाए 50 उत्पादक। बताओ, जितने ज्यादा उत्पादक उतनी ज्यादा पूर्ति है कि नहीं। मान लो इस ट्यूशन के अंदर अभी एक टीचर है, तो लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ा पाते हैं, फिर 2 टीचर हो जाएंगे और सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे, 3 टीचर हो जाएंगे और सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे, है ना। मतलब कि जितने ज्यादा उत्पादक होते हैं उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, पूर्ति।
तो यानी कि जितने ज्यादा फर्म होंगे उतना ज्यादा सप्लाई रहेगी। तो लिखो फर्मों की संख्या मतलब कि कारखाने, कौन से खाने, कारखाने, है ना, कहते नहीं चल आज कारखाने चलते हैं। फर्मों की संख्या, फर्मों की संख्या ना, तो बताओ जितने ज्यादा फर्म होंगे उतनी ज्यादा सप्लाई होगी मार्केट में, है ना। तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, प्लस का साइन बना लो। एक उत्पादक कम सप्लाई करेगा, 10 उत्पादक ज्यादा सप्लाई करेंगे, 100 उत्पादक और ज्यादा सप्लाई करेंगे, है ना, और 1,00,000 उत्पादक और भी ज्यादा, पागल हो जाएंगे बिल्कुल तुम्हारी तरह। लिखो फर्मों की संख्या में, फर्मों की संख्या अधिक होने पर वस्तु की पूर्ति भी अधिक हो जाती है। फर्मों की संख्या, फर्मों की संख्या अधिक होने पर वस्तु की पूर्ति भी, वस्तु की पूर्ति भी अधिक हो जाती है तथा फर्मों की संख्या कम होने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। फर्मों की संख्या, फर्मों की संख्या कम होने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है। लिखो अर्थात फर्मों की संख्या और वस्तु की पूर्ति में, बताओ कैसा संबंध है। ये भी प्लस का साइन दिख रहा है ना, आंखों का इस्तेमाल करो, अपने कम दिमाग पर जोर मत डालो। जो चीज हमें भगवान ने लिमिटेड दे रखी है, मतलब कि दिमाग, उस पर क्यों जोर डालते हो, और तुम्हें तो वैसे ही नहीं दी, ठीक है। तो लिखो अर्थात फर्मों की संख्या और वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात फर्मों की संख्या और वस्तु की पूर्ति के बीच, किसके बीच, फर्मों की संख्या तथा वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है, धनात्मक, ठीक है, लड़ात्मक नहीं, धनात्मक। अब लिखो तीसरा, तीसरा थोड़ा सा हटकर है। लिखो फर्मों का उद्देश्य, उद्देश्य होता है ना भाई, जीवन में हर एक किसी का अपना एक क्या होता है, गोल होता है, और हमें वो अपना एम पूरा करना होता है। कहते नहीं है मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी, मैं कार्टून बनूंगी। बन ले भाई कार्टून, हमारा क्या जा रहा है। वैसे तो कुछ लड़कियां होती पहले से ही कार्टून है, तुम तो समझते होंगे, है कि नहीं। कुछ कहते हैं हीरो बनेंगे, जैसे कि मेरे को ले लो, है ना, मुझे मत लो, पढ़ाने दो। तो देखो दो तरह के मैं उद्देश्य की बात यहां पर करूंगा। एक तो है पागल, एक फर्म तो पागल है, अपने प्रॉफिट के चक्कर में बावला हुआ जा रहा है, कहीं से भी कुछ भी करके उसको क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। मुझे बताओ लाभ कब मिलेगा, लाभ तो तभी मिलेगा ना जब वो ज्यादा कीमत पर ज्यादा पूर्ति करेगा, समझ रहे हो ना, तभी तो मिलेगा लाभ। मान लो 10 रुपए की चीज बेच रहा है और 15 रुपए की चीज बेच रहा है, किस पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसको, 15 रुपए की चीज पर ना। तो दो तरह के उत्पादक होते, एक तो कह रहा है मैं लाभ पर ध्यान दूंगा, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे क्या लेकर आना है, लाभ लेकर आना है। अच्छी बात है, लाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम लाभ पर ध्यान नहीं दे रहे, हम तो अपनी बिक्री को सबसे ज्यादा करेंगे, मतलब कि ये अपनी सेल्स पर ध्यान दे रहे हैं, ये अपनी बिक्री पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे बताओ दोनों का उद्देश्य क्या गलत है, नहीं।
ना तो लाभ वाले का उद्देश्य गलत है ना ही बिक्री वाले का। ध्यान से सोचो, अगर लाभ वाले उद्देश्य को ध्यान में रखें तो वो भी अच्छा उद्देश्य है, क्योंकि हर एक उत्पादक किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। और अगर बिक्री वाले, क्योंकि बिक्री ज्यादा होगी तो ऑन एवरेज प्रॉफिट भी तो होगा। तो देखो ये कह रहा है मुझे कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पूर्ति को कम कीमत पर भी बढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनो ये क्या कह रहा है, मैं तो मैं तो अपने वस्तु की पूर्ति को कम कीमत पर भी बेचूंगा, लेकिन मैं बेचूंगा जरूर, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, बिक्री को बढ़ाना, ना कि प्रॉफिट को बढ़ाना। तो अगर ये चाहता है ना कि मैं अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करूं, तो ये बेचने के पीछे पागल हो जाएगा, चाहे फ्री में लुटा दे। बड़ा बेवकूफ इंसान है भाई, फ्री में लुटने के लिए तैयार है, इसे लूट लो, इसके कपड़े भी उतार के ले जाओ। अपना क्या जा रहा है, लिखो फर्मों का उद्देश्य, लिखो यदि फर्मों का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना है, यदि फर्मों का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना है, क्या कमाना है भाई, अधिक लाभ कमाना है, तो फर्म अधिक कीमत पर वस्तु की पूर्ति अधिक करती है ना। जितनी ज्यादा कीमत उतनी ज्यादा पूर्ति करेगी, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट के चक्कर में पागल हुई जा रही है फर्म। यदि फर्मों का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना है तो फर्म अधिक कीमत पर वस्तु की पूर्ति अधिक करती है ना। जितनी ज्यादा कीमत होगी उतनी ज्यादा वो क्या करेगी, पूर्ति करेगी। लेकिन अगर उसका उद्देश्य बिक्री है तो वो कम कीमत पर ही पूर्ति बढ़ा देगी, क्यों, क्योंकि उसका ध्यान पैसे की तरफ है ही नहीं, उसका ध्यान सेल्स की तरफ है। तो लिखो यदि फर्म का उद्देश्य केवल अपनी बिक्री को बढ़ाना है, यदि फर्म का उद्देश्य केवल अपनी बिक्री को बढ़ाना है, केवल अपनी बिक्री को बढ़ाना है, तो फर्म कम कीमत पर भी अधिक वस्तु की पूर्ति करेगी। तो फर्म कम कीमत पर भी अधिक वस्तु की पूर्ति करेगी। फर्म कम कीमत पर भी अधिक वस्तु की पूर्ति करेगी, कम कीमत पर भी अधिक वस्तु की पूर्ति करेगी, है ना। मतलब कि उसे कीमत से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि मेरी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा क्या रहे, बिक्री ज्यादा हो।